गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने एग्ज़ाम के पहले लेसन नंबर 8 तक का पार्ट हमारे सिलेबस का कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग लेसन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड। हिंदी में इसका नाम होगा आंतरिक व्यापार। तो यहाँ से अब हम लोग लेसन नंबर 9 को आज स्टार्ट कर रहे हैं। आंतरिक व्यापार या फिर इंटरनल ट्रेड के बारे में हम सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ते हैं कि इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, आंतरिक व्यापार का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर इंटरनल ट्रेड का मीनिंग दिया हुआ है। इंटरनल ट्रेड मीन्स बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन एंड पेमेंट इन दिस ट्रेड इज मेड इन नेशनल करेंसी। मतलब आंतरिक व्यापार का यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है कि किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की वस्तुओं का जब हम बाइंग और सेलिंग करते हैं, किसी भी तरह की वस्तुओं को जब हम खरीदते या बेचते हैं, तो उनकी परचेसिंग और सेलिंग दोनों ही यहाँ पर इंटरनल बेसिस पर की जाती हैं। इंटरनल ट्रेड पर होती है, आंतरिक व्यापार पर होती है, हमारी कंट्री में ही की जाती है, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर ही की जाती है, हमारे देश के अंदर ही की जाती हैं। और इस इंटरनल मार्केटिंग में, आंतरिक व्यापार के अंतर्गत या इंटरनल ट्रेड में, बिजनेस में जिस भी तरह का परचेस और सेलिंग करने के बाद में जो भी करेंसी रिसीव होती है वो हमारे इंडिया की ही, हमारे देश की ही होती है। मतलब अगर हमारा भारत में ही व्यापार है तो हमारे पास में जो करेंसी रिसीव होगी परचेस और सेलिंग के बेसिस पर वो रुपए होगी। अगर हम आउट ऑफ इंडिया में अपने बिज़नेस को सेटल करते हैं और हमारा बिज़नेस आउट ऑफ एरिया में है, इंडिया के बाहर है, और वहाँ के लिए हमारा बिज़नेस लोकल है, तो हमें वहाँ के अकॉर्डिंगली डॉलर और पाउंड में मनी रिसीव होगी। तो यहाँ पर इंटरनल ट्रेड का मीनिंग या फिर आंतरिक व्यापार का अर्थ अगर हम समझें इन शॉर्ट तो यही होगा कि बाइंग और सेलिंग दोनों ही जो हैं वो अगर इंटरनल बाउंड्रीज़ के बेसिस पर की जाती है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के बेसिस पर की जाती हैं, तो उससे रिसीव्ड होने वाली मनी भी नेशनल ही होगी, भारतीय रुपये के रूप में ही प्राप्त होगी। तो यही यहाँ पर हमारी इंटरनल ट्रेडिंग कहलाती है। यहाँ पे दिया हुआ है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन देयर कंट्री, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। मतलब यहाँ पर जब हमारे देशों के आधार पर ही, हमारे देश में जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं और जहाँ पर हम हमारे बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, वहाँ पर होने वाले बिजनेस की परचेसिंग और सेलिंग, मतलब उन प्रोडक्ट्स की, उन गुड्स की परचेसिंग और सेलिंग जो की जाती है वो इंटरनल ट्रेड में काउंट होती है। आगे दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेड ऑफ आगरा बाइज गुड्स फ्रॉम दिल्ली और सेल गुड्स टू शिमला, ही इज़ सेट इज़ इंडियज होम ट्रेड। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो की जा रही हैं वो होम ट्रेड के बेसिस पर मानी जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स और साइलेंट फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। यहाँ पे आंतरिक व्यापार की विशेषताएं क्या होती है, इसकी फीचर्स क्या है वो अब हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड विद इन अ नेशन। यहाँ पे जो भी हमारा बिजनेस किया जाएगा वो टू बाउंड्रीज़ के बीच में ना होते हुए सिंगल बाउंड्रीज़ में ही, हमारी बाउंड्री के अंदर अंदर ही ये बिज़नेस होगा, क्योंकि ये इंटरनल बिजनेस है। आंतरिक व्यापार जिस तरह से नाम से क्लियर है, तो यहाँ पर किसी भी तरह के गुड्स की या प्रोडक्ट की जो बाइंग और सेलिंग रहेगी वो बाउंड्रीज़ के अंदर ही रहेगी, इंटरनल बेसिस पर रहेगी। आगे दिया हुआ है फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यहाँ पर देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर एंड द सेलर। यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में किसी भी तरह की वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। फ्रीली एक्सचेंज स्कीम यहाँ पे फॉलो की जाती है। आगे दिया हुआ है सिंगल करेंसी। यहाँ पर परचेस करने पे भी आपको रुपया ही देना है, या जिस जगह पे आप देश पे अपना व्यापार कर रहे हो, जिस जगह के लिए आप अपनी कंट्री पे अपना बिजनेस कर रहे हो, वहाँ की जो एक्चुअल करेंसी है वही करेंसी का यूज़ इस बिज़नेस में किया जाता है। तो सिंगल करेंसी ही रहती है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल बेसिस पर बिजनेस होता है तो वहाँ पे डॉलर, पाउंड और रुपए का एक्सचेंज होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा बिजनेस जो रहेगा वो हमारी कंट्री में रहता है, लोकल एरियाज़ में रहता है, बाउंड्री के अंदर अंदर रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो करेंसी रिसीव होती है वो सिर्फ रुपए के बेसिस पर ही होती है, जिसको हमें कहीं और किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आगे दिया हुआ है स्पेसिफाइड ट्रेड प्रोसीजर। यहाँ पे सिंप्लीफाइड ट्रेड प्रोसीजर, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं या किसी भी गुड्स को जब हम परचेस और सेल करते हैं तो वो बहुत सिंपल बेसिस पर होता है, और उसकी जो रिसीविंग रहती है, उसका मोड ऑफ ट्रांजेक्शन जो रहता है सेलर के बेसिस पर, वो भी पेमेंट में इजीली हो जाता है। सिंपल टैक्सेस, यहाँ पर जो टैक्स पे किए जाते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, सेल्स टैक्स, ऑक्ट्राय ड्यूटी, इस तरह के ही हमें यहाँ पे
टैक्स को पे करना होता है। इंटरनेशनल बेसिस पर किसी भी तरह के हमको टैक्स को पे नहीं करना पड़ता है। आगे दिया हुआ है मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ पे दिया हुआ है मोड ऑफ पेमेंट में मतलब जब भी हम इंटरनल मार्केट करते हैं, इंटरनल बेसिस पर हमारा मार्केटिंग होता है, आंतरिक व्यापार होता है, तो उसका मोड ऑफ पेमेंट जो रहता है वो 3 मंथ्स का रहता है, 3 मोड्स में रहता है। इसमें आप कैश भी दे सकते हो, मतलब परचेस और सेलिंग के बेसिस पर आपका जो भी बिजनेस है, प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो उसका जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा, उसका जो आप पेमेंट करोगे वो 3 बेसिस पर होता है। एक फर्स्ट है कैश, सेकंड है चेक और थर्ड है डिमांड ड्राफ्ट। कैश हमें पता है कि हमने माल खरीदा और पैसा दिया, तो ये आपका कैश हो गया। चेक में भी वही चीज़ रहेगी कि जितने का भी आपने परचेसिंग या सेलिंग किया उसका आप पेमेंट चेक के बेसिस पर कर रहे हो। और डिमांड ड्राफ्ट वो रहेगा कि आपने जिस भी माल को ख़रीदा है वो उधार है और आने वाले कुछ टाइम में आप उस अमाउंट को फुली पे कर दोगे, तो वो आपका हो जाएगा एक तरह से डिमांड ड्राफ्ट। तो इस तरह से यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट 3 बेसिस पर होगा। आगे दिया हुआ है लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इंटरनल बिजनेस में हमेशा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रहते हैं वो बहुत मिनिमम या बहुत लो होते हैं, क्योंकि इसमें बायर और सेलर दोनों लोकल प्लेसेस पर होते हैं। मतलब खरीदने वाला व्यक्ति और बेचने वाला व्यक्ति, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी वस्तु को खरीद रहा है, बायर कर रहा है, मतलब बायर यानी यहाँ पे खरीदने वाला व्यक्ति हुआ क्रेता, और सेलर यानी विक्रेता जो वस्तुओं को बेच रहा है। और बायर और सेलर दोनों के बीच में लोकल डिस्टेंस होने के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रहते हैं वो भी बहुत मिनिमम या लो लेवल पर होते हैं। आगे दिया है फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोसीजर। यहाँ पे किसी भी तरह की ट्रेडमार्क, हॉलमार्क, इन सब चीज़ों से फ्री होकर आप अपने बिजनेस को कैरी कर सकते हो। और आगे दिया हुआ है इसमें अदर फीचर्स। तो अदर फीचर्स में यहाँ पे 5.6 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है देयर इज लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, रिस्क एंड अनसर्टेन्स ऑफ लेस ऑफ कंपेयर टू फॉरेन ट्रेड, इट इज़ सब्जेक्ट टू लेस डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्मेलिटीज, दिस स्केल ऑफ ऑपरेशंस आर कॉन्फिडेंट बाय अ लिमिटेड एरिया। तो इस तरह से यहाँ पे इसके 9 पॉइंट्स दिए हुए थे इनके फीचर्स के। इन 9 पॉइंट्स के फीचर्स में से इन्हीं 6 पॉइंट्स आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे और साथ ही साथ में इसका मीनिंग भी नोट करेंगे। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल ट्रेड। आंतरिक व्यापार की विशेषताओं के बाद में हमारा जो पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस, इसका क्या महत्व है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये अब हम देख रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है फैसिलिटेट टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंटरनल ट्रेड में जो भी बाइंग और सेलिंग करने वाले जो गुड्स रहते हैं, जो भी प्रोडक्ट का आप बाइंग करते हो, खरीदते हो किसी भी माल को, या किसी भी माल को जब आप बेचते हो, तो उसके अंदर जो रिसोर्सेज रहते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी हमारे रिसोर्सेज रहते हैं किसी भी गुड को परचेज करने में या सेल करने में, हम जो भी रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं उनका यहाँ पे प्रॉपर यूज़ होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। आगे दिया हुआ है इट जनरेट्स एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी। इंटरनल ट्रेड जब हम करते हैं, इंटरनल व्यापार करते हैं, आंतरिक व्यापार जब हम करते हैं, तो हमारे एरिया के लोकल पर्सन्स, वो जो अनएम्प्लॉयड हैं, उन्हें यहाँ पर इस काम को करने से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उन्हें रोजगार भी मिलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इट जनरेट्स एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब ये रोजगार की सुविधा भी प्रदान करने के लिए हेल्पफुल होता है इंटरनल ट्रेड। थर्ड नंबर पे दिया हुआ है डेवलपमेंट। जैसे जैसे हम नई चीज़ों के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, वैसे वैसे उनका यूज़ करके हमारी लाइफस्टाइल, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें भी चेंज होती है और कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस की और हमारे खुद की पर्सनल डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है। आगे दिया हुआ है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सेम चीज़ है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का तरीका चेंज होता है, सोसाइटी में नए नए चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट्स होता है। उन डेवलपमेंट के बेसिस पे हमें नई टेक्निक के बारे में, नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, जिसको व्यक्ति अपने यूज़ में लेता है। आगे दिया हुआ है टू डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ यानी पिछड़े क्षेत्र जो है, बैकवर्ड एरियाज़ का यहाँ पे पर्टिकुलर शब्द होगा। पिछड़े वर्ग के जो क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे व्यक्ति किसी भी तरह की सुविधाओं के बारे में जानता नहीं है या उन्हें हर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो ये उन बैकवर्ड एरियाज़ के लिए बहुत यूज़फुल होता है इंटरनल ट्रेड, उनके लिए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। आगे दिया हुआ है रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट।
रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट की किसी भी तरह की हमें एक्साइज ड्यूटी और छोटे मोटे टैक्स के अलावा यहाँ पे हमें किसी तरह का इंटरनेशनल बेसिस पर किसी भी तरह के टैक्स को हमें पे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस हमने देखी कि इंटरनल ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इसके 6 पॉइंट दिए, इन्हीं 4 पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में लर्न करके नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक व्यापार और एक्सटर्नल ट्रेड। तो एक्सटर्नल ट्रेड के लिए पर्टिकुलर यहाँ पे जो शब्द यूज़ होगा वो होगा विदेशी व्यापार। तो आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार में क्या फ़र्क है अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ एरिया, द ट्रेड इज़ कॉन्फिडेंट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, ये लोकल एरियाज़ में होता है इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड बिटवीन 2 और मोर ऑफ देन 2 कंट्रीज़, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक कंट्री के बीच में एक्सटर्नल ट्रेड होगा। सेकंड नंबर पे पॉइंट दिया हुआ करेंसी, इंटरनल ट्रेड पे जब हमारी करेंसी रहेगी वो घरेलू रुपए जो रहते हैं हमारे इंटरनल ट्रेड यानी रुपए ही रिसीव होंगे। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है करेंसी, जो एक्सटर्नल ट्रेड में जो करेंसी रहेगी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बेसिस पर होती है, मतलब यहाँ पर अदर कंट्रीज से भी हमें माल खरीदना या बेचना पड़ता है तो हमारे पास में जो करेंसी रिसीव्ड होती हैं वो डॉलर और पौंड के बेसिस पर भी हो सकती है। ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पे जो इनका ट्रांजेक्शन रहता है वो सिंपल बाइंग और सेलिंग रहता है, लेकिन हियर इज़ कॉल्ड यहाँ पर जो हमारा ट्रांजेक्शन रहेगा वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेसिस पर होता है। आगे दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शंस, इंटरनल ट्रेड में किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल बेसिस पे जब हम हमारे बिजनेस को डेवलप करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को हमें फुलफ़िल करना रहता है, तो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स के लिए पॉइंट दिया हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैव नो मीनिंग हियर, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं होगा इंटरनल ट्रेड में। और एक्सटर्नल ट्रेड में यही चीज़ होगी कि अदर कंट्रीज़ में हमें अपने बिजनेस को डेवलप करना पड़ता है तो वहाँ की गवर्नमेंट से भी हमारा टाई अप होना चाहिए। हमें अपने देश के साथ साथ अपने माल को अगर वहाँ खरीदना या बेचना है तो वहाँ के भी रूल्स को हमें फॉलो करना कंपलसरी रहते हैं जो वहाँ के बिज़नेस के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किए, तो वहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर का इंटरफेयर ज़्यादा होता है। फॉर्मेलिटीज़, इंटरनल ट्रेड में किसी भी तरह की फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, एक्सटर्नल ट्रेड में मैनी मोर फॉर्मेलिटीज़ टू बी फुलफिल्ड, यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना है या उन फॉर्मेलिटीज़ को कैरी करना कंपलसरी रहता है। रीज़न, इंटरनल ट्रेड टेक प्लेस ड्यू टू नीड ऑफ द सोसाइटी, इंटरनल ट्रेड जो रहता है वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए किया जाता है। एक्सटर्नल ट्रेड जो रहता है वो बिज़नेस की प्रोडक्शन को, कॉस्टिंग को बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, हायर प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नमेंट पूरी तरह से नॉर्मल या मिनिमम होता है, लेकिन एक्सटर्नल बेसिस पे रोल ऑफ गवर्नमेंट फुली होता है। रिस्क, देयर इज़ नो रिस्क इन सच ट्रेड, इंटरनल बिजनेस में, इंटरनल ट्रेड में किसी भी तरह की रिस्क नहीं होती है या बहुत कम होती है। और इस पे दिया हुआ देयर इज़ मच रिस्क इन इट, एक्सटर्नल बिजनेस में या एक्सटर्नल ट्रेड में मच मोर मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क या बहुत ज़्यादा जोखिम होती है। तो यहाँ पे हमने इसके 10 पॉइंट करे हैं, इस 10 में से कोई 7 से 8 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अब हम लोग जो देख रहे हैं वो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड और टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आंतरिक व्यापार होता क्या है, इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग इंटरनल ट्रेड का एक चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनल ट्रेड इज क्लासिफाइड एज अंडर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, क्षेत्र के आधार पर है और साथ ही साथ में मात्रा के आधार पर है। फर्स्ट नंबर पे पॉइंट दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया क्षेत्र के आधार पर। इसमें दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है होलसेल ट्रेड थोक व्यापार, रिटेल खिरची जो छोटी छोटी मात्रा में अपने माल को बेचते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया लोकल ट्रेड जो लोकल में एरिया में अपने बिजनेस को करते हैं। और आगे दिया हुआ है इंटर स्टेट और इंटर प्रोवाइडेड ट्रेड मतलब एक तरह से एक्सटर्नल बेसिस का बिजनेस हो गया। होलसेल ट्रेड क्या होता है, तो यहाँ पे होलसेल ट्रेड का मीनिंग दिया हुआ है बाय होलसेल ट्रेड
वी मीन अ ट्रेड विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फेयरली लार्ज क्वांटिटीज एंड इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल यूजेस एज रिटेलर ट्रेडर्स। द गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इन बल्क। मतलब होलसेल ट्रेड क्या होता है, थोक व्यापार क्या होता है, तो जब भी कोई परचेज करने वाला या सेल करने वाला किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी गुड्स की क्वांटिटी को जब लार्ज में शो करता है, बल्क में परचेसिंग या सेलिंग करता है, तो यहाँ पर अधिक मात्रा में खरीदे या बेचे जाने वाली वस्तुओं के बारे में जब हम व्यापार करते हैं तो उसे कहेंगे हम होलसेल ट्रेड, यानी हिंदी में इसका नाम होगा थोक व्यापार। अब यहाँ पर इसके थोक व्यापार को पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर का जो पॉइंट दिया हुआ है वो है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रिटेल ट्रेड मीन्स बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग द सेम डायरेक्टली टू अनलिमिटेड कस्टमर। मतलब रिटेलर जो रहते हैं, छोटी छोटी मात्रा में माल को बेचने वाले जो लोग रहते हैं, वो होलसेलर से और मैन्युफैक्चरिंग से बल्क में चीज़ें खरीदते हैं और उसी सामान को वो लोग ज़रूरत के आधार पर छोटी छोटी मात्रा में अपने कस्टमर को बेचते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा रिटेलर ट्रेड यानी खेरची व्यापार। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, तो लोकल ट्रेड दिया हुआ है। लोकल ट्रेड में यहाँ पे दिया हुआ है लोकल ट्रेड मीन्स द इंक्लूड एक्टिविटीज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द पर्टिकुलर लोकल एरिया। मतलब जब किसी भी वस्तुओं की, किसी भी प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग, किसी भी वस्तु की जब खरीदारी और बेचना दोनों ही काम लोकल एरिया में, एक लिमिटेड एरिया में होते हैं, तो वो वहाँ पे कहलाएगा लोकल ट्रेड। स्टेट ट्रेड यहाँ पे दिया हुआ है, तो स्टेट ट्रेड के लिए दिया हुआ है द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ विच आर कॉन्फाइंड इन पर्टिकुलर स्टेट ऑफ बाउंड्रीज इज कॉल्ड स्टेट ट्रेड। मतलब जब किसी भी तरह की वस्तुओं का, माल का खरीदना और बेचना पर्टिकुलर किसी बाउंड्रीज़ के अंदर होता है, तो वो हमारा कहलाएगा स्टेट ट्रेड। और आगे दिया हुआ है इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड यानी एमपी से हम जब हमारी बॉर्डर को चेंज करते हैं, एक बॉर्डर में बिजनेस ना होते हुए जब हम बाउंड्री क्रॉस करके अपने बिजनेस को परचेज और सेलिंग करते हैं, तो वो काउंट होगा इंटर स्टेट ट्रेड में। जस्ट लाइक हमने एमपी में परचेज किया और यूपी में जाके हम सेल कर रहे हैं, तो बाउंड्रीज चेंज हो रही है, तो ये हमारा हो जाएगा इंटर स्टेट ट्रेड। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड होता क्या है, अभी तो हमने शॉर्टली समझा कि थोक व्यापार होता क्या है, तो थोक व्यापार का हम लोगों ने अभी शॉर्टली मीनिंग समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे वोल ट्रेड को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वोल ट्रेड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वोल ट्रेड, थोक व्यापार का अर्थ और परिभाषा। यहाँ पे दिया हुआ है बाय होलसेलर ट्रेड वी मीन अ बिजनेस इन विच गुड्स आर बॉट इन बल्क from the producer and manufacturing in order to sell in small quantities to retailer so that the same can reach the ultimate customers. The person engaged in such work is called a wholesaler. Different authors have defined to wholesaler in the following ways. यहाँ पे थोक व्यापार का अर्थ दिया हुआ है, होलसेल ट्रेड का मीनिंग दिया हुआ है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में किसी भी गुड को, किसी भी प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करता है और बल्क में परचेज करने के बाद में, और ये बल्क में परचेज वो कहाँ से करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्टर से जिसने माल को बनाया है, मैन्युफैक्चरर से जिन्होंने माल को बनाया है, तो डायरेक्ट होलसेलर जो रहते हैं वो मैन्युफैक्चरर से बल्क में उस चीज़ को, उस गुड्स को परचेज करते हैं और उस क्वांटिटी को वो सेल करते हैं रिटेलर को। छोटी छोटी क्वांटिटी में, छोटी छोटी मात्रा में वो रिटेलर्स को, मतलब खेरची व्यापारियों को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, आवश्यकताओं के अनुसार छोटी छोटी मात्रा में उस चीज़ को सप्लाई करते हैं, उस गुड्स को सप्लाई करते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस करने वाले जो पर्सन रहेंगे वो कहलाते हैं होलसेलर। अब यहाँ पे एसी थॉमस के अकॉर्डिंगली, मैसन एंड रेट के अकॉर्डिंगली ये सब डेफिनेशंस दी हुई है। तो यहाँ पे होलसेल ट्रेड का मीनिंग और एनी वन डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगे वो आप लोगों को यहाँ पे अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। आगे दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स और साइलेंट फीचर्स। होलसेल ट्रेड के मीनिंग के बाद में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसके फीचर्स या फिर विशेषताएं, जिसे हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। बल्क बाइंग, फर्स्ट नंबर पे पॉइंट दिया हुआ है बल्क बाइंग। मतलब यहाँ पे होलसेलर जो रहते हैं वो किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करते, बाइंग करते हैं, यानी गुड्स को बल्क में परचेज करते, बड़ी मात्रा में खरीदते हैं
और बड़ी मात्रा में लार्ज क्वांटिटी में परचेज करने के बाद में वो अपने रिटेलर प्रोडक्ट कस्टमर्स को यहाँ पर छोटी छोटी मात्रा के आधार पर, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उस वस्तु को बेचते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम ऑन लैंग्वेज समझें तो किसी भी चीज़ को थोक में इकट्ठा खरीद लेना और ज़रूरत पड़ने पे उस चीज़ का यूज़ करना या ज़रूरत पड़ने पे उस चीज़ को बेचना, तो ये हो जाएगा बल्क बाइंग। सेकंड नंबर पे इसका जो पॉइंट दिया हुआ है वो है वन स्पेशलाइज्ड। तो यहाँ पर इसके जो पॉइंट्स दे डील इन ओनली वन पर्टिकुलर मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक होलसेलर, इट कीप्स ओनली प्लास्टिक गुड्स बट अदर टाइप ऑफ गुड्स लाइक ब्रोंज स्टीलवेयर्स इज़ नॉट अवेलेबल विथ हिम। मतलब यहाँ पर जब भी होलसेलर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी होलसेलर रहेंगे वो पर्टिकुलर किसी स्पेशल गुड्स को ही परचेज करेंगे और उसी चीज़ का वो बिज़नेस करेंगे। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम किसी प्लास्टिक शॉप के पास में जाते हैं, प्लास्टिक शॉप पर जाते हैं, तो उस प्लास्टिक शॉप पर हम जब जाएंगे तो हमें सिर्फ वहाँ पे प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें ही मिलेंगी, अदर स्टील या अदर मेटल में हमें कुछ भी चीज़ें अवेलेबल वहाँ पर नहीं होंगी, क्योंकि पर्टिकुलर उनका जो बिज़नेस है वो प्लास्टिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जो भी होलसेलर रहते हैं वो स्पेशल गुड्स का, स्पेशल प्रोडक्ट का ही मार्केट करते हैं और उसी मार्केट में वो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। मतलब मार्केट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, नीड के अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं करते या अपनी बाइंग और सेलिंग में चेंजेस नहीं करते हैं। सेल टू रिटेलर, आगे दिया हुआ है दे सेल देयर गुड्स एंड कमोडिटीज इन रिटेल इन स्मॉल लॉट्स। प्रोसीजर होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। मतलब यहाँ पे सेल टू रिटेलर किस तरह से रिटेलर्स को अपना माल बेचते हैं, तो सबसे पहले प्रोसीजर, फिर आएगा होलसेलर, फिर आएगा रिटेलर और फिर जाएगा कस्टमर। मतलब कस्टमर को माल कितने लोगों से चेन से होते हुए मिलता है, तो सबसे पहले जो भी प्रोड्यूसर है वो, जो भी माल को बना रहा है मैन्युफैक्चरर है वो, फिर मैन्युफैक्चरिंग से माल जाता है होलसेलर के पास में, जो बल्क में मैन्युफैक्चरर से माल को खरीदते हैं। बल्क में माल खरीदने के बाद होलसेलर से जब माल निकलता है तो वो होलसेलर से जाता है रिटेलर्स के पास में, खेरची दुकानों पर, और रिटेलर्स के यहाँ से हम लोग अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली, ज़रूरतों के हिसाब से 1, 2, 5, 10 जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है वैसे हमें मिलता है। तो इस तरह से सेल टू रिटेलर्स, मतलब इस तरह से रिटेलर्स तक ये चीज़ें अवेलेबल होती है और फिर कस्टमर तक जाती हैं। आगे दिया हुआ है स्टॉक इन गोडाउन। होलसेलर के पास में हमेशा जो भी मार्केट का वो किसी भी गुड्स का, प्रोडक्ट का जब वो मार्केटिंग करते हैं, किसी भी काम को जब वो बढ़ाते हैं अपने व्यापार में, तो उनके पास में हमेशा स्टॉक रहता है। आने वाली चीज़ों की रिक्वायरमेंट को, नीड्स को वो पहले से पता करके रखते हैं और अपने पास में, अपने गोडाउन में उन स्टॉक को अवेयर करके रखते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उस स्टॉक को रिटेलर्स तक पहुँचा पाए। आगे दिया हुआ है क्रेडिट फैसिलिटी। यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी की भी पूरी मार्जिन रहता है। मतलब होलसेलर के पास में एक उधार की जो एक सुविधा रहती है वो यहाँ पे दी जाती है। आगे दिया हुआ है डायरेक्ट लिंक विद द मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं उनसे उनकी डायरेक्ट डील होती है होलसेलर की। मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब माल खरीद के ला रहा है तो वो माल बनाया किसने है, होलसेलर की डायरेक्ट उन लोगों से कांटेक्ट होता है, उनसे डायरेक्ट चेन सिस्टम में ही अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। आगे दिया हुआ है ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। यहाँ पे ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग का जो सिस्टम रहता है वो क्वालिटी बेस्ड रहता है और रीपैक द सेम। मतलब जिस क्वालिटी में वो माल को खरीदते हैं उस क्वालिटी के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर उस माल को वो लोग पैकिंग करते हैं। यूज कैपिटल, यहाँ पे यूज कैपिटल में प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली जितनी भी कैपिटल लगी है उसका पूरा एक कैलकुलेशन किया जाता है, वैल्यूएशन किया जाता है कि रिटेलर तक ये चीज़ कितने में जाएगी और कस्टमर से उसे कितना बेनिफिट होगा। मतलब होलसेलर जो रहता है उस चीज़ को परचेज करने से लेके उसमें जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं, XYZ जितने भी अदर एक्सपेंसेस उसने किए, उन सब की कॉस्टिंग जोड़कर अपने प्रॉफिट के मार्जिन को निकालने के बाद में वो रिटेलर तक उस माल को सप्लाई करता है। आगे दिया हुआ है लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले यहाँ पर होलसेलर के पास में जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रहता है वो बहुत लो रहता है। मतलब यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि वो बल्क में ही चीज़ें खरीदते हैं, उधार में रहती हैं
उधार का पैसा उन्हें चुकाना रहता है। जैसे रिटेलर से उन्हें पैसा मिलता है वैसा का वैसा वो पैसा उन्हें उधारी के रूप में चुकाना होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो मार्जिन रहता है वो बहुत कम रहता है। आगे दिया हुआ है लिटिल अटेंशन ऑफ डेकोरेशन, लिटिल अटेंशन टू डेकोरेशन, मतलब यहाँ पे जो भी एक तरह से दिखावा या डेकोरेशन सजावट जो रहती है वो बहुत नहीं के बराबर या बहुत कम रहती है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट उन्हीं लोगों को, स्पेशल पर्सन्स को अपने माल को सप्लाई करते हैं जिनसे इनकी डीलिंग है, जो रिटेलर उनसे रेगुलर टच में रहते हैं। ये डायरेक्ट अपना माल उन्हीं लोगों को बेचते हैं। मतलब होलसेलर के पास जाके हम एक या दो किसी भी चीज़ के गुड को परचेस नहीं कर सकते। हमें अगर होलसेलर से किसी भी चीज़ को परचेस करना है तो वो बल्क में ही होता है। तो यहाँ पर उनकी डायरेक्ट उन लोगों से चेन बनी रहती है जो बल्क में उनसे माल परचेस कर रहे हैं, इसलिए इनकी दुकानों पे डेकोरेशन या इस तरह की कुछ भी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। आगे दिया हुआ है नो सेल टू कस्टमर कंज्यूमर्स, किसी भी तरह के उपभोक्ताओं को डायरेक्ट ये अपने माल को सप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास की जो क्वांटिटी रहती है वो हमेशा बल्क में रहती है, ज़्यादा मात्रा में रहती है। गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेज, होलसेलर को हमेशा अपने बिजनेस की एक प्रोसेस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए हमेशा हर जिस प्रोडक्ट का वो मार्केटिंग कर रहा है, जिस प्रोडक्ट का वो बिजनेस कर रहा है, उस प्रोडक्ट का हमेशा उसे स्टॉक अपने पास में रखना कंपलसरी होता है। बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, हमेशा होलसेलर को अपने मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई को उतना ही स्पीडली करना होता है। मतलब आने वाली ज़रूरतों को वो पहले से जान लेते हैं तो ही वो बिज़नेस में अच्छी से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मार्केट की डिमांड को वो पहले से पता करके उस प्रोडक्ट के ऊपर पहले से काम करना शुरू कर देते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पे उस प्रोडक्ट की सेलिंग वो इजीली कर पाएँ या उस प्रोडक्ट को वो इजीली सप्लाई टाइम पर कर पाएँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसके 15 पॉइंट्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स और साइलेंट फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड। तो यहाँ पे इसके 15 पॉइंट है, जिसमें से आपको कोई 8 पॉइंट अपनी कॉपी में लर्न करके नोट करना है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ होलसेलर। होलसेलर यानी थोक व्यापारी के कार्य क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है असेंबलिंग ऑफ गुड्स, ये हमेशा डिफरेंट वैरायटीज़ पर वर्क ना करते हुए किसी एक ही के ऊपर फोकस करके अपने बिजनेस को थ्रू आउट आगे बढ़ाते हैं। सेकंड नंबर पे इसका जो पॉइंट दिया हुआ है वेयर हाउसिंग, जब भी कोई थोक व्यापारी अपने व्यापार में अच्छी मात्रा में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है या व्यापार में अच्छी से प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो उसे हमेशा अपने पास में अपने गुड्स को एक स्टॉक के रूप में अवेयर करने के लिए सारी फैसिलिटीज़ रखना चाहिए। असेंबलिंग, तो असेंबलिंग यानी यहाँ पे किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन करके, असेंबल करके, किस चीज़ों को वो जोड़ मरोड़ करके किस तरह से कस्टमर तक सप्लाई करवा सकता है। रिस्क टॉकिंग, तो यहाँ पे रिस्क टेकिंग जो रहेगा हमेशा रिस्क रहेगी। बहुत सी बार गुड्स का या किसी भी प्रोडक्ट का जब हम प्रॉपर तरीके से केयर करके उसका स्टोरेज नहीं कर पाते, तो होलसेलर के पास में एक ये बहुत रिस्क का एक फैक्टर हमेशा बना रहता है कि उसका माल जो है वो आउट ऑफ डिमांड ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। तो इस रिस्क को हमेशा लेके वो चलता है और उस रिस्क को से फुलफ़िल करते हुए अपने बिजनेस में पूरी तरह से केयर प्रोटेक्शन भी कंपलसरी रहता है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेलिटीज़ जो रहती है वो भी हमेशा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से लेना, फिर मैन्युफैक्चरिंग से लेने तक, मैन्युफैक्चरिंग से माल लेने के बाद में रिटेलर तक उस चीज़ को सप्लाई करना, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इस तरह के यहाँ पे बढ़े हुए रहते हैं। आगे दिया हुआ है ग्रेडिंग एंड रीपैकिंग, ग्रेडिंग माल के अकॉर्डिंगली ग्रेडिंग करना, क्वालिटी के बेस पर ग्रेडिंग करना, किस प्रोडक्ट का माल है, किस ग्रेड का माल है, कितने तक इसकी मार्केट में डिमांड है, किस अमाउंट तक ये मार्केट में बिक सकता है, ये सब चीज़ें भी हमारी ग्रेडिंग में काउंट होगी। आगे दिया हुआ है फोरकास्टिंग डिमांड, होलसेलर जो रहते हैं वो हमेशा डिमांड के अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को ग्रोथ करवाते हैं, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। आगे दिया हुआ है प्राइस स्टेबलाइजेशन, होलसेलर अपने किसी भी प्रकार के व्यापार के अंदर किसी भी तरह की जो एक अमाउंट है, मतलब जिस भी प्रोडक्ट को वो परचेस या सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट की वो कॉस्टिंग फिक्स रखता है। हर टाइम वो अपने कॉस्टिंग को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो हर वक्त अपनी कॉस्टिंग को चेंज करेगा तो उसके पास के जो रेगुलर कस्टमर हैं वो कम हो जाएंगे। इसलिए हमेशा यहाँ पर जो थोक व्यापारी रहेगा
या फिर होल सेलर जो रहेगा उसे हमेशा अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग रखनी चाहिए वो भी मिनिमम और सेम लेवल पर रखनी चाहिए, ताकि उसका मार्केट में प्रोडक्ट अच्छे से सेल हो पाए। आगे दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। सेकंड नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट। होलसेलर को मार्केट के अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम अवेयर होना चाहिए, मार्केट में कब किस चीज़ की आवश्यकता है, डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, कस्टमर्स की नीड को पूरा करने के लिए उसे इन सब चीज़ों को पूरा करना पड़ता है। आगे दिया हुआ है बस यहाँ तक के 13 पॉइंट्स है, तो एनी 7 to 8 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट्स फंक्शंस ऑफ होलसेलर के नोट करना है। अब दिया हुआ है यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ होलसेलर ट्रेड, इसका क्या महत्व है, होलसेलर का क्या महत्व है या उसकी क्या उपयोगिता होती है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसके महत्व को पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंस को पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल हेल्प, यहाँ पे माल हमें उधारी में मिल जाता है, तो फाइनेंशियली हमें उस समय के लिए माल इजीली अवेलेबल हो जाता है। आगे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, रिस्क का जो एक फैक्टर रहता है वो बहुत कम या एक लो लेवल पर होता है। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली रिस्क जो रहती है वो टाइम टू टाइम चेंजेस भी होते हैं। ग्रेडिंग एंड पैकिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग जो रहेगी वो गुड्स की क्वालिटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। स्टेबिलिटी इन प्राइस हमेशा सेम अमाउंट रहती है, इसलिए डायरेक्ट रिटेलर अपना जो भी प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो ऑनलाइन भी कर सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अमाउंट हमारा हमेशा इसमें फिक्स्ड ही रहेगा। आगे दिया हुआ है स्टोरिंग सर्विसेज। स्टोरिंग सर्विसेज यहाँ पे हमेशा स्टोरेज की जो क्वालिटी रहेगी, स्टोरेज जो रहता है वो हमेशा अच्छी मात्रा में होता है, जिससे माल का हमें कितनी भी आवश्यकता में अगर ज़रूरत हो तो रिटेलर जाके अपने माल को डायरेक्ट इनसे परचेज कर सकता है। कॉन्टैक्ट सर्विस, कॉन्टैक्ट सर्विस तो यहाँ पे दिया हुआ है इनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो इनकी सर्विसेज रहती हैं वो डायरेक्ट रहती हैं, किसी भी तरह का ये अपने बीच में चेन नहीं रखते हैं। मतलब होलसेलर अपने कस्टमर से, मतलब अपने रिटेलर पर्सन से और अपने मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। इनके बीच में जो भी डील होती हैं वो डायरेक्ट बेसिस पर होती है, कोई भी एजेंट इनकी डीलिंग के लिए बीच में मीडिएटर नहीं होता है। आगे दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट रहते हैं, जो भी होलसेलर का जो एक बिजनेस रहता है इसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार की सुविधा प्रदान हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस करनी रहती हैं। आगे दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट, दे मेक द सोसाइटी अवेयर टू द न्यू प्रोडक्ट्स थ्रूट्स एडवर्टाइजमेंट। मतलब यहाँ पर होलसेलर का जो मुख्य कार्य रहेगा, जो इसका उद्देश्य रहता है, जो महत्व रहता है, वो सोसाइटी को नए नए प्रोडक्ट से अवेयर करवाना रहता है, नए नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना रहता है। और ये सब जानकारी कस्टमर्स तक तभी पहुँच सकती है जब मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट किया जाए। आगे दिया हुआ है आफ्टर सेल सर्विसेज। तो होलसेलर बहुत सी बार अपने कस्टमर्स को सेलिंग के बाद की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाता है, डेमोन्स्ट्रेशन दिलवाता है, ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को सही से यूज़ कर पाए, उसका सही से उपयोग कर पाए। तो इस तरह से यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विसेज रहती है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, बिजनेस को हेल्प मिलती है एक तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस देखी कि थोक व्यापारी का महत्व क्या है, थोक व्यापारी का उद्देश्य क्या होता है, थोक व्यापारी जो रहता है, होलसेलर जो रहता है, उसका मेन इंटेंशन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पे इसके हमने 13 पॉइंट्स पढ़े। इन 13 पॉइंट्स में से इन्हीं 6 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आगे यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस ऑफ होलसेलर। ये पॉइंट जो हैं अब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए आप लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ होलसेलर ट्रेड तक का पार्ट अपनी कॉपी में कम्प्लीटली नोट डाउन करेंगे। एक बार शॉर्टली हम देख लेते हैं हमने कहाँ तक का आज वर्क देखा है इस लेसन में। लेसन नंबर 9 में हम लोगों ने इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार में इसका मीनिंग देखा, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। तो जिसके यहाँ पे हमें जो पॉइंट्स दिए हुए फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के 9 पॉइंट्स दिए थे, इन 9 पॉइंट्स में से यानी 6 to 7 पॉइंट आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करने हैं, लर्न करना है साथ ही साथ में। फिर इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड की इम्पोर्टेंस देखी, इसकी क्या आवश्यकताएं होती है, इसका क्या महत्व होता है, जिसके 6 पॉइंट हमें दिए हुए थे। इस 6 पॉइंट में से यानी 4 पॉइंट आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन करने, लर्न करने। यहाँ पर उसके बाद हमने देखा था इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड का मीनिंग प्लस
मीनिंग के साथ ही साथ में हम लोगों ने मीनिंग के बारे में देखे थे, इन दोनों के डिफरेंसेस के 10 पॉइंट्स हमने करे हैं। इन 10 में से यानी 7.6 पॉइंट आप लोगों को अपनी कॉपी में लर्न करना है। यहाँ पर हमने एक चार्ट के बेसिस पर आंतरिक व्यापार को, इंटरनल ट्रेड को समझा, जिसमें हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम और ऑन द बेसिस ऑफ एरिया 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था इंटरनल ट्रेड को। आज हम लोगों ने होलसेल ट्रेड के बारे में पढ़ा। इन सब का मीनिंग हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन हमने जो डिटेल स्टार्ट की है वो होलसेल ट्रेड से स्टार्ट की है। तो होलसेल ट्रेड का यहाँ पे हमने मीनिंग देखा है, डेफिनेशंस देखी हैं, इसके फीचर्स देखे हैं। फीचर्स को देखने के बाद में यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे फंक्शंस ऑफ होलसेलर, थोक व्यापारी के कार्य क्या होते हैं। फंक्शंस देखने के बाद में हम लोगों ने इसकी देखी इंपॉर्टेंस ऑफ होलसेलर। तो यहाँ तक का सभी वर्क आप स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस ऑफ होलसेलर। तो यहाँ तक का वर्क आप सभी कंप्लीट करेंगे।